ये टिंग पैलेस एक ठंडा महल जहां दोषी परिवारों के लोगों को कैद किया जाता है। लड़की एक, जल्दी करो, हमें तब तक हमला करना होगा जब तक वह बेहोश है। लड़की एक, अगर अभी नहीं किया तो जब वह महारानी के महल एम्प्रेस पैलेस में प्रवेश कर जाएगा तो फिर कोई मौका नहीं बचेगा। लड़की दो, दीदी क्या जागने पर वह मदद के लिए चिल्लाएगा? लड़की दो, क्या इसे वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन माना जाएगा? लड़की एक, हम पैसे नहीं दे रहे हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह गिना जाएगा। लड़की एक, यही एटिंग पैलेस है, यहां अगर वह अपना गला फाड़कर भी चिल्लाए तो भी कोई नहीं आएगा। लड़की दो, ठीक है, मैं अभी तक वर्जिन हूं इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ली जुनक्सियन, मुख्य पात्र। हाँ, क्या हो रहा है? ली जुनक्सियन, क्या मैं मर नहीं गया था? मैं अचानक यहां कैसे आ गया? लड़की एक, धत्त, वह जाग रहा है, जल्दी करो। ली जुनक्सियन, क्या मेरा पुनर्जन्म रीबॉर्न हुआ है? मैं यहां क्यों हूं? ली जुनक्सियन, ये दोनों कौन है? रूले एज अ मोनार्क सिस्टम रायन। ये दोनों हिलना क्यों बंद हो गई? सिस्टम ज्याओलिंग, क्योंकि मैंने उन्हें रोक पॉज दिया है। सिस्टम ज्याओलिंग, हे मुझे अपना परिचय देने दें, मैं सिस्टम हूं, मेरा नाम ज्याओलिंग है। सिस्टम ज्याओलिंग, और आप पूर्व राजवंश के राजकुमार हैं जो मौत के बाद पुनर्जन्म लेकर आए हैं। मैं मरा कैसे? मुझे मत बताना कि मेरी उस लालची दुष्ट प्रतिद्वंदी राइवल कंपनी ने मेरी हत्या करवा दी। सिस्टम ज्याओलिंग, ऐसा नहीं हुआ था। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार जब आप घर पर सो रहे थे तब आपको दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ा, जिससे आपकी मौत हो गई। सिस्टम ज्याओलिंग, इसे हम अकेली मौत, लोनली डेथ कहते हैं, इसीलिए आपको इसकी कोई याद नहीं है। ली जुनक्सियन, ये कैसे संभव है? मैं वह जीनियस हूं जिसने अकेले दम पर करोड़ों की कंपनी खड़ी की थी। हर महीने मेरी जिंदगी में एक हरम जैसा सीन होता था और मैं एक लूजर की तरह मर गया। सिस्टम ज्याओलिंग, इतने परेशान मत होइए, आम लोग तो मरेंगे ही, लेकिन इसी वजह से आप मुझसे मिले। सिस्टम ज्याओलिंग, आप लाखों लोगों में से चुने गए द चोजन वन हैं जो रूले एज अ मोनार्क मिशन को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सिस्टम ज्याओलिंग, चिंता मत कीजिए, मैं पहले आपको इस दुनिया में क्या चल रहा है वह याद दिला देती हूं। पूर्व मालिक की यादें दर्ज इंसर्ट हो रही हैं। यादें, 100 साल पहले इस दुनिया में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर का आगमन हुआ था। केवल महिलाओं के पास ही इस आध्यात्मिक शक्ति को विकसित कल्टीवेट करने की योग्यता थी। यादें, तभी से पुरुषों और महिलाओं के स्थान उलट गए, रिवर्स। सिंहासन पर बैठने वाली एक महारानी एम्प्रेस होती है और सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी भी महिलाएं ही होती हैं। यादें, 10 साल पहले महान सेनापति वू मेई ने विद्रोह किया और राजधानी चांगान पर कब्जा कर लिया। यादें, उसने ली कबीले लाई क्लान की सभी महिला वंशजों को मार डाला और पुरुषों को येटिंग पैलेस में गुलामों के रूप में कैद कर दिया जो कि पापियों के वंशजों से भरा हुआ था। यादें, ली जुनक्सियन ली कबीले का आखिरी पुरुष वंशज है। यादें, हालांकि उसे येटिंग पैलेस में अन्य कैदियों द्वारा लगातार प्रताड़ित और अपमानित किया जाता था। शंगगुआन लिंगेर, जुनक्सियन, मेरी मां ने कहा था कि आपका ली परिवार अच्छे लोग हैं, आज से मैं आपकी रक्षा करूंगी। केवल शंगगुआन लिंगेर, जो खुद भी एक कैदी थी, हमेशा उसके साथ खड़ी रही। तब से उन दोनों के बीच दोस्ती का एक गहरा बंधन बन गया। सिस्टम ज्याओलिंग, लॉर्ड होस्ट, आपका अंतिम लक्ष्य इस दुनिया में हजारों सालों में पहला एम्परर बनना है। ली जुनक्सियन, रुको, ये टास्क और होस्ट क्या है? क्या चल रहा है? मैं यहां क्यों हूं? सिस्टम ज्याओलिंग, सीधे शब्दों में कहें तो आप मर चुके हैं और एक ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म ले चुके हैं जहां महिलाएं अधिक हावी, डोमिनेंट है। आपको सिस्टम द्वारा दिए गए हर टास्क को पूरा करना होगा। ली जुनक्सियन, चूंकि मुझे एक सिस्टम मिला है तो मेरी शानदार शक्तियां, डोप एबिलिटीज कहां हैं? आखिरकार मैं एक सम्राट बनने वाला हूं। सिस्टम ज्याओलिंग, मुझे उस बारे में नहीं पता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मैं आपकी मदद करूंगी और टास्क पूरे करने पर आपको उचित इनाम भी मिलेंगे। सिस्टम ज्याओलिंग, अरे हाँ, वैसे अगर आपने टास्क पूरा नहीं किया तो आप मर जाएंगे। ली जुनक्सियन, क्या? ली जुनक्सियन, मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहां से कैसे बचूं? समय फिर से शुरू होता है। लड़की एक, जल्दी करो और इसे नीचे दबाने में मेरी मदद करो, हमें अब जबरदस्ती करनी होगी। लड़की दो, हिलना बंद करो, मैं वादा करती हूं कि मैं बहुत आराम से करूंगी। ली जुनक्सियन मन में, रुको, मैं भागने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? जुड़वा बहनें, ट्विंस, तो हर मर्द का सपना होती है। ली जुनक्सियन मन में, मुझे अपने हाथों से जांचने दो कि बड़ी बहन ज्यादा बड़ी है या छोटी बहन। चेतावनी। सिस्टम प्रॉम्प्ट, होस्ट, आपको आज रात हर हाल में महारानी के कक्ष एम्प्रेस चेंबर में पहुंचना होगा। अगर आपने अभी अपनी वर्जिनिटी खो दी तो आप अपनी योग्यता खो देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे आपको कड़ी सजा देनी होगी, हल्का टॉर्चर या फिर मौत। ली जुनक्सियन मन में, मुझे पता था कि इतनी अच्छी चीजें कभी नहीं हो सकती, यकीनन ये एक गंदी साजिश थी। शंगगुआन लिंगेर, जुनक्सियन, शंगगुआन लिंगेर, लिंगेर, डॉक्टर, कैसा रहा? क्या तुमने ऐसे कर दिया? लड़की एक, हमने नहीं किया, वह बहुत तेज भागा। ली जुनक्सियन, लिंगेर, तुमने ये सब करने को कहा था, उन दोनों ने लगभग मेरा शील भंग कर दिया था। शंगगुआन लिंगेर, मुझे माफ कर दो, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हें महल भेज दिया जाता और तुम उस दुष्ट महारानी के रखैल कॉन्क्यूबाइन बन जाते। शंगगुआन लिंगेर, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, इसलिए मैं केवल डॉक्टर जेनवू से ही अनुरोध कर सकती थी।
ली जुनक्सियन, मैंने तो तुम्हें सिर्फ उसका शौगोंगशा शुगोंगशा पवित्रता का प्रतीक खराब करने के लिए कहा था। तुम अपनी बहन को भी साथ क्यों ले आई? नोट: शौगोंगशा प्राचीन चीन में किसी की पवित्रता स्लैश वर्जिनिटी जांचने का एक तरीका था, जो हाथ पर एक लाल बिंदु के रूप में होता था। लड़की एक: मैं कुछ नहीं कर सकती थी, वह दिखने में बहुत आकर्षक है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे सच में ही कर लिया जाए। मेरी छोटी बहन भी पीछे पीछे आना चाहती थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। लड़की दो: बकवास बंद करो, तुम ही मुझे यह कहकर यहां लाई थी कि यह एक दुर्लभ मौका है। ली जुनक्सियन मन में, यह इस शरीर के असली मालिक के बचपन की सहेली है। ऐसा लगता है कि वह मुझे पसंद करती है, सही ना? ली जुनक्सियन, मैं तुम्हारा मकसद समझता हूं, लेकिन तुम खुद यह काम क्यों नहीं करती? इस तरह की चीज के लिए तुम्हें दूसरों को ढूंढने की क्या जरूरत थी? शंगगुआन लिंगेर, मैंने अभी तक तुमसे शादी नहीं की है, मैं तुम्हारे शरीर को गंदा नहीं कर सकती। ली जुनक्सियन मन में, इस लड़की की सोचने का तरीका कैसा है? तुम खुद मुझे दूषित नहीं करना चाहती और दूसरों से मुझे दूषित करवा रही हो। इस दुनिया के हिसाब से मैं अभी भी एक मासूम वर्जित लड़का हूं, तुम्हें पता है ना? लड़की एक, अब दिन ज्यादा नहीं बचा है, जल्दी से इसका शौगोंशा खराब करो। केवल इसी तरीके से वह महारानी की परीक्षा में फेल हो पाएगा और महल में जाने के भाग्य से बच सकेगा। लिजुनक्सियन, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लड़की एक, क्यों? लिजुनक्सियन, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यह सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन अगर महारानी को इस बात का पता चला तो वह तुम सब पर इसका दोष मढ़ देगी। लिजुनक्सियन मन में, अभी के लिए इसी बहाने का इस्तेमाल करता हूं, वरना सिस्टम मुझे सजा दे देगा। शंग गुआन लिंगेर, जुनक्सियन, लेकिन मैं सच में अभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ली जुनक्सियन, कोई बात नहीं, भले ही मेरा शरीर खतरे में हो, मैं तुम्हें कभी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। ली जुनक्सियन, वह वो मेई सिर्फ मेरे इस शरीर को चाहती है ना? वह चाहती है कि मैं महल में जाऊं, तो मैं चला जाऊंगा, चिंता मत करो। भले ही वह मेरे शरीर पर कब्जा कर ले, वह मेरी आत्मा पर कभी कब्जा नहीं कर पाएगी। ली जुनक्सियन, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही रहोगी। शंगगुआन लिंगेर, ठीक है फिर, यह ड्रैगन फीनिक्स जेड जेड पेंडेंट अपने पास रखो। मैंने इस पर एक मंत्र फूंका है, अगर वो मेई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो यह जेड पेंडेंट तुम्हें भागने में मदद कर सकता है। मैं महल में गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगी। वेई यांग पैलेस, ली जुनक्सियन मन में, अब मुझे बस महल में प्रवेश करने का इंतजार करना है। उफ, जल्दी करो आंटी, मैं अब और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। ली जुनक्सियन मन में, यह वही प्रसिद्ध महारानी है जिसके बारे में बात की जा रही थी। वह निश्चित रूप से उन सभी महिलाओं से बिल्कुल अलग होगी जिनसे मैं अपने पिछले जीवन में मिला हूं, सही ना? ली जुनक्सियन मन में, सिस्टम ने मुझे सम्राट बनने का मिशन दिया है। जब तक मैं वो जटियां महारानी की सेवा करूंगा, अपने आकर्षण का उपयोग करके उसका दिल जीतूंगा और कुछ समय के लिए महारानी का प्रिय बनूंगा, तो भविष्य में सिंहासन हड़पना मेरे लिए इतना कठिन नहीं होगा। उद्घोषक, महारानी का आगमन हो रहा है। महारानी, ली जुनक्सियन, ली जुनक्सियन, मैं हाजिर हूं। मन में, ऐसा क्यों लग रहा है कि वह अपनी निगाहों से मुझे कच्चा चबा जाएगी? महारानी, ऐसा लगता है कि ली कबीले के पास अब कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा है। रहने दो, मैं जाकर अपने 5वें और 6ठे रखेल कंक्यूबाइंस को देखती हूं। महल वापस चलो। ली जुनक्सियन, हाँ। ली जुनक्सियन, मेरी महारानी, कृपया रुकिए, क्या आप मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? महिला अंगरक्षक, ढीठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी के करीब आने की? महारानी, एक मौका? तुम्हें कैसा मौका चाहिए? मुझे एक साधारण दिखने वाले पुरुष में कोई दिलचस्पी नहीं है। ली जुनक्सियन मन में, पुरुष को उसके रूप रंग से आंकना सच में इंसानी स्वभाव है। ली जुनक्सियन, मेरे पास एक विशेष कला, स्पेशल स्किल है, वह निश्चित रूप से आपकी महामहिम को प्रसन्न कर देगी। जीभ की तकनीक, मैं जानना चाहती हूं कि यह कैसी तकनीक है। महारानी, क्या मैं थोड़ी अंगूर की शराब मंगवा सकता हूं? तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम सब जा सकते हो। मैंने सुना है कि जब आप सैनिक थीं तब आपको शराब पीना बहुत पसंद था और पिछले कुछ वर्षों से आपको पश्चिमी नगर की अंगूर की शराब सबसे अधिक पसंद है। इसीलिए मैंने एक खास तरीका सोचा है जिससे आप इस शराब का असली स्वाद ले सकें। यही है मेरी जीभ की तकनीक। जैसा कि शाही परिवार से उम्मीद थी, इसका रंग और इसकी बनावट साफ बता रही है कि यह बेहतरीन शराब है। अगर यह आधुनिक दुनिया में होती तो इसकी एक बोतल की कीमत लाखों में होती। महारानी, इतनी जल्दी मत कीजिए। इतनी उम्दा शराब का आनंद लेने के लिए अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हर बार बस एक छोटा सा घूंट लीजिए, उसे पूरी जीभ पर फैलने दीजिए और कुछ पल वहीं रहने दीजिए। कितनी मुलायम और सुगंधित है, वाकई शानदार शराब। ओह, कितना दिलचस्प। आओ, मेरे पास जितनी भी अंगूर की शराब है सब ले आओ। मैं देखना चाहती हूं कि तुम मुझे और क्या दिखा सकते हो। अंगूर की शराब का आनंद लेना, यह तो मेरी खासियत है। अपने पिछले जीवन में तो मैंने लोगों को शराब छकना सिखाने के लिए एक किताब तक लिखी थी। उसी समय मैं पहले स्वाद लो फिर धीरे धीरे निगलो वाली तकनीक से न जाने कितनी लड़कियों का दिल जीत चुका था। आखिर महारानी को खुश करना ही तो है, इसमें मुश्किल क्या है? तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मैं बस यही चाहता हूं कि महारानी मुझे यहां से ना निकालें और मुझे यहीं रहने दें। क्या तुम सच में मेरे पास इतना रहना चाहते हो?
हाँ, दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अजीब है, मुझे अचानक इतना दुख क्यों महसूस हो रहा है? भाई जुनशियान, मैं आपको जरूर बचाऊंगी। आप उस दुष्ट महारानी के हाथों अपवित्र नहीं होंगे। क्या यह लिंगेर की मन की आवाज थी? क्या मुझे उसी की वजह से दुख हुआ? तुम अचानक इतने ठंडे क्यों हो गए? दिलचस्प। तुमने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उस दुष्ट अत्याचारी को मार डालो। लीतांग को फिर से स्थापित करो। कौन है वहां? अटूट स्वर्ण कवच। ये आवाज, क्या ये लिंगेर है? वह महारानी की हत्या करने क्यों आई है? काली छाया वाली आध्यात्मिक शक्ति। तो तुमने फा परिवार की 5वीं स्तर की युद्ध कला सीख ली है। तुम्हारी रैंक क्या है? विंड शैडो। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। एक मामूली ग्रेड 5 लीगलिस्ट, मुझ जैसी ग्रेड 1 मिलिटरिस्ट, आर्मर सॉवरेन को चुनौती देने की हिम्मत करती हो। क्या यही आध्यात्मिक शक्ति है? अफसोस, तुम सिस्टम का शुरुआती इनाम पाने से बस एक कदम दूर थे। वह बहुत बड़ा इनाम था। वह मिलिटरिस्ट और लीगलिस्ट से क्या मतलब है? यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना के रास्ते हैं। हर व्यक्ति जीवन में केवल एक ही साधना मार्ग चुन सकता है। इस दुनिया में इसे 100 विचारधाराओं का मार्ग कहा जाता है। मिलिटरिस्ट, कन्फ्यूशनिस्ट, लीगलिस्ट, ताओवादी, मोहिस्ट। हालांकि इसे 100 विचारधाराएं कहा जाता है, लेकिन वास्तव में केवल यही 5 सबसे आम हैं। हर व्यक्ति की शक्ति ग्रेड 9 से ग्रेड 1 तक होती है। हर ग्रेड का अपना विशेष नाम और क्षमता होती है। महारानी ग्रेड एक मिलिटरिस्ट, आर्मर सॉवरेन है। उनकी विशेष शक्ति है अजेय स्वर्ण कवच। शांगुआन लिंगेयर, ग्रेड 5, लीगलिस्ट, विंड शैडो है। उसकी विशेष शक्ति है सेकंड शैडो। दोनों की शक्ति में इतना बड़ा अंतर है कि लिंगेयर महारानी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर भी वह उनकी हत्या क्यों करना चाहती है? क्या यह अपनी जान देने जैसा नहीं है? शायद उसे लगा कि शराब पीने के बाद महारानी की रक्षा कमजोर हो जाएगी, या शायद वह सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी उसकी बहुत चिंता कर रहे हो। तो क्या मैं भी इस 100 विचारधाराओं की साधना कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्या तुम भूल गए कि यह मातृसत्तात्मक दुनिया है? यहां केवल महिलाएं ही आध्यात्मिक शक्ति की साधना कर सकती है। पकड़ लिया तुम्हें। मैं जानना चाहती हूं, आखिर कौन है जो मेरी हत्या करने की हिम्मत करता है? महारानी को हाथ मत लगाना। जल्दी भागो। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसे मत छूना। अगर तुम सच में योद्धा हो तो मुझसे आमने सामने लड़ो। मेरी बात सुनो, मेरे दिल पर वार करो, वरना तुम बचकर नहीं निकल पाओगी। उससे दूर हटो। जल्दी मुझे ही भेद दो लिंगेर। झुनश्यान, ली झुनश्यान, फौरन शाही वैद्य को बुलाओ। महारानी, अच्छा हुआ कि आप सुरक्षित हैं। चुप रहो, तुम्हारे दिल में वार हुआ है। वैद्य के आने तक कुछ मत बोलो। अच्छा हुआ कि जेड का लॉकेट मेरे सीने पर था, वरना सचमुच बड़ी मुसीबत हो जाती। तुम्हारी किस्मत सच में अच्छी है। हा हा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। महारानी उसे चूमती है। मेरे आदेश से आज से लीजुन शियान को प्रतिभाशाली की उपाधि दी जाती है। वह महल में रहेगा। डिंग डोंग, बधाई हो। होस्ट, महल में प्रवेश, मिशन पूरा हुआ। शाखा मिशन, महल में प्रवेश पूरा। मिशन मेन्यू अपडेट हो गया है। स्नेह स्तर मापक और शॉप सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। ओह, छिपा हुआ मिशन। राजकुमारी टाइपिंग को अपने पक्ष में करो। मिशन विवरण, जीवन में ऐसे दुर्लभ अवसर कितनी बार मिलते हैं। खतरा जितना बड़ा होगा, इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। टाइपिंग महल, यह ली जुन श्यान महल में आए अभी सिर्फ एक दिन हुआ, और महारानी की रक्षा करने के कारण उसे ग्रेड 5 प्रतिभाशाली की उपाधि मिल गई। उसने वर्षों पुराने पदोन्नति के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी वजह से महारानी उस पर इतनी मेहरबान है। किसी को उसके पीछे गुप्त रूप से लगा दो। अगर उसमें सचमुच कोई खास बात है तो अब समय आ गया है कि मुझे भी एक नया खिलौना मिल जाए। ली जुन शियान के जख्म पर खुद महारानी मरहम लगा रही थी। वह प्यार से पूछती हैं कि अब उसके सीने का दर्द कैसा है। ली जुन शियान मुस्कुराकर जवाब देता है कि जब खुद महारानी उसकी देखभाल कर रही हैं, तो अब उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। इतना सम्मान और अपनापन देखकर वह मन ही मन सोचता है कि अब उसे समझ आ गया कि पुराने जमाने के राजा इतने ऐशो आराम के क्यों दीवाने थे। इसी बीच सिस्टम अचानक उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अभी एक छिपा हुआ मिशन ठुकरा दिया है। सिस्टम बताता है कि अगर वह यह मिशन पूरा कर लेता तो उसे एक बेहद दुर्लभ क्षमता मिलती। लेकिन ली जुन शियान बिना ज्यादा सोचे साफ मना कर देता है। उसके मुताबिक चाहे इनाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मिशन जानलेवा है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। इस मातृसत्तात्मक दुनिया में जहां पुरुषों के पास आध्यात्मिक शक्ति तक नहीं होती, वहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद सिस्टम उसे नए फीचर्स के बारे में बताता है। अब उसके सामने एक शॉप खुल चुकी थी जहां मिशन पूरे करके मिले पॉइंट से अलग अलग आइटम और स्किल खरीदी जा सकती थी। साथ ही एक नया फीचर भी अनलॉक हुआ था जो किसी भी महिला का स्नेह स्तर यानी अफेक्शन लेवल दिखा सकता था। लेकिन एक समस्या भी थी। सिस्टम साफ कहता है
कि जब तक वह राजकुमारी टाइपिंग वाला छिपा मिशन पूरा नहीं करेगा तब तक रोज मिलने वाले मिशन भी अनलॉक नहीं होंगे। ली जुन शियान तुरंत समझ जाता है कि सिस्टम उसे किसी भी तरह टाइपिंग के करीब भेजना चाहता है, लेकिन वह मन ही मन फैसला करता है कि वह कभी किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जिएगा। अब वह पहली बार अपना नया फीचर आजमाता है। जैसे ही उसका संपर्क महारानी से होता है, उनके बारे में जानकारी उसके सामने दिखाई देती है। महारानी का स्नेह स्तर उसके लिए सिर्फ 30 अंक था। ये देखकर वह थोड़ा निराश तो होता है, लेकिन अगले ही पल खुद को समझाता है कि महल में 3000 से ज्यादा सुंदरियां मौजूद हैं। ऐसे में अभी अभी आए एक नए व्यक्ति के लिए 30 अंक भी बुरी शुरुआत नहीं है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि महारानी को सबसे ज्यादा मजबूत इरादों वाले और किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीने वाले पुरुष पसंद हैं। बस यहीं से ली जुन शियान के दिमाग में एक नई योजना जन्म लेती है। वह तुरंत महारानी के सामने प्रस्ताव रखता है कि महल में घुसे हत्यारे की जांच वह खुद करेगा। पहले तो महारानी हैरान हो जाती हैं कि उसे जांच पड़ताल के बारे में इतना ज्ञान कैसे है, लेकिन ली जुन शियान पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसने इस विषय पर कई किताबें पढ़ी हैं और उसे अच्छा अनुभव भी है। असल में वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अपनी पिछली दुनिया में वह डिटेक्टिव कॉनन तक का हर केस देख चुका था। महारानी उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और उसे महल में आने जाने का विशेष स्वर्ण टोकन दे देती है। साथ ही पूछती हैं कि क्या उसे शाही सैनिकों की मदद चाहिए, लेकिन ली जुन शियान मुस्कुराकर मना कर देता है। वह कहता है कि अपने स्वामी की चिंता दूर करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है और यह काम वह अकेले ही पूरा करेगा। उधर उसी रात जब वह अपने महल में आराम कर रहा था, तभी अचानक कुछ लोग चुपके से उसके कमरे में घुस आते हैं। एक महिला गुस्से में उस पर तलवार तान देती है और उसे ली परिवार का गद्दार कहती है। उसके अनुसार ली जुन शियान ने दुश्मन महारानी की रक्षा करके अपने पूरे परिवार का नाम डुबो दिया था। लेकिन तभी लिंगेर बीच में आ जाती है। वह सबको रोकते हुए बताती है कि ली जुन शियान ने महारानी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित भागने का मौका देने के लिए अपने ऊपर हमला झेला था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वह आज जिंदा भी नहीं होती। इसके बावजूद कुछ लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि चाहे वजह कुछ भी रही हो, ली जुन शियान ने दुश्मन से सम्मान और पदवी स्वीकार करके अपने पूर्वजों का अपमान किया है। यह सुनकर ली जुन शियान उनसे एक सीधा सवाल पूछता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या मर जाना ही उसके परिवार का सम्मान बचाने का एकमात्र तरीका था? इसके जवाब में वे उसे अपने गुप्त संगठन तांग रिवाइवल एसोसिएशन में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, महारानी वू मेई की हत्या करके पुराने तांग साम्राज्य को फिर से स्थापित करना। लेकिन ली जुन शियान उनकी पूरी योजना को बचकानी बता देता है। वह समझाता है कि मान भी लो किसी तरह वू मेई की हत्या हो जाए, तब भी कोई गारंटी नहीं कि सत्ता फिर से ली परिवार को ही मिलेगी। उल्टा पूरा राज्य गृह युद्ध और अराजकता में डूब जाएगा। हर शक्तिशाली व्यक्ति खुद राजा बनना चाहेगा और तांग साम्राज्य का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सब लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। तभी वे उससे पूछते हैं कि अगर हत्या नहीं तो फिर सही तरीका क्या है? ली जुन शियान हल्का सा मुस्कुराता है। उसके दिमाग में अब एक और बड़ी योजना तैयार हो चुकी थी। वह कहता है कि वो मेई को हराने का सबसे अच्छा तरीका तलवार नहीं, बल्कि उसका विश्वास जीतना है। पहले महल में ऊंचा दर्जा हासिल करो, उसका सबसे भरोसेमंद साथी बनो, धीरे धीरे पूरे महल और दरबार में अपने लोगों का प्रभाव बढ़ाओ, और जब सही समय आए तब बिना देश को अराजकता में धकेले सत्ता अपने हाथों में ले लो। उसके अनुसार यही असली रास्ता था जिससे तांग साम्राज्य को दोबारा खड़ा किया जा सकता था। ली जुन शियान की पूरी योजना सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वे अब तक सिर्फ ताकत के दम पर लड़ने की सोच रहे थे, जबकि असली जीत तो दुश्मन के सबसे करीब पहुंचकर हासिल की जा सकती थी। वह समझाता है कि सबसे पहले उसे महारानी वू मेई का पूरा भरोसा जीतना होगा। यही वजह थी कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए हमला झेला था। इसके बाद वह संगठन के सदस्यों की संख्या पूछता है। जवाब मिलता है कि अभी पूरे तांग रिवाइवल एसोसिएशन में सिर्फ 5 लोग हैं। यह सुनकर ली जुन शियान मुस्कुरा देता है। उसके मुताबिक शुरुआत के लिए इतने लोग भी काफी हैं। पहले इन 5 को महल के अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचाया जाएगा, फिर धीरे धीरे नए लोगों को अपने साथ जोड़कर पूरा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उसकी बात सुनते ही संगठन के सभी सदस्य उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे तुरंत उसे संगठन का नया अध्यक्ष घोषित कर देते हैं और अपना विशेष टोकन उसके हवाले कर देते हैं। अब से पूरा तांग रिवाइवल एसोसिएशन ली जुन शियान के नेतृत्व में काम करने वाला था। कुछ समय बाद ली जुन शियान को दामिंग पैलेस बुलाया जाता है। यह राजकुमारी टाइपिंग का महल था। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, राजकुमारी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। वह साफ कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और इतने लंबे समय बाद महल में कोई सचमुच दिलचस्प इंसान आया है। फिर वह शरारती अंदाज में पूछती है कि आखिर दोनों सबसे पहले कौन सा खेल खेलें। साथ ही चेतावनी भी देती है कि अगर वह उसे खुश नहीं कर पाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
ली जुन शियान माहौल को संभालने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि वह महारानी के हरम का नया सदस्य है। लेकिन राजकुमारी हंसकर जवाब देती है कि अगर महारानी उसे अपने पास रख सकती है तो वह क्यों नहीं। इसी दौरान ली जुन शियान का नया सिस्टम फीचर सक्रिय हो जाता है। उसे राजकुमारी के बारे में जानकारी दिखाई देती है। उसका स्नेह स्तर केवल 10 अंक था, लेकिन उसकी पसंद बेहद दिलचस्प थी। उसे ऐसे पुरुष पसंद थे जिनके बारे में वह कुछ भी समझ ना सके। यानी जितना रहस्यमयी इंसान होगा उतना ही उसके करीब पहुंच पाएगा। ये बात समझते ही ली जुन शियान तुरंत सिस्टम से सौदा करता है। वह कहता है कि अगर सिस्टम चाहता है कि वह राजकुमारी वाला छिपा मिशन स्वीकार करे तो पहले उसे 1000 पॉइंट्स एडवांस में दिए जाए। थोड़ी बहस के बाद सिस्टम उसकी बात मान लेता है और वह तुरंत शॉप से एक विशेष जादुई वस्तु खरीद लेता है। इसके बाद वह रहस्यमयी वस्तु राजकुमारी को भेंट कर देता है। राजकुमारी उसे देखते ही चौंक जाती है। वह पहचान लेती है कि यह तो मो परिवार का बेहद दुर्लभ जादुई खजाना है। अब उसके मन में ली जुन शियान को लेकर और भी ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके पास ऐसी चीज आई कहां से। ली जुन शियान बस मुस्कुराकर इतना कहता है कि हर राज का खुलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रहस्य ही इंसान को सबसे दिलचस्प बना देता है। उसकी यही बात राजकुमारी पर गहरा असर छोड़ देती है और उसका स्नेह स्तर बढ़ जाता है। इसके बाद ली जुन शियान वहां से विदा ले लेता है। लेकिन उसके जाने के बाद राजकुमारी अपने लोगों से पूछती है कि उसकी तलाशी में कुछ मिला या नहीं। तभी उसे एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वह तुरंत आदेश देती है कि यह खबर झांग वू लांग तक पहुंचा दी जाए। दूसरी ओर ली जुन शियान वापस महल पहुंचकर महारानी की सेवा कर रहा था। उसकी खास तकनीक से महारानी की थकान दूर होने लगती है। तभी अचानक झांग वो लांग सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और सबके सामने आरोप लगाता है कि ली जुन शियान तांग रिवाइवल एसोसिएशन का नेता है। सबूत के तौर पर वह उसके कपड़ों से मिला स्वर्ण टोकन दिखाता है। माहौल अचानक तनाव से भर जाता है, लेकिन ली जुन शियान बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह उल्टा झांग वो लांग से पूछता है कि उसे इस टोकन के बारे में पता कैसे चला। फिर वह दावा करता है कि यह असली टोकन नहीं बल्कि उसके द्वारा तैयार कराया गया नकली टोकन है। उसका मकसद इसी के जरिए असली गद्दारों को बाहर निकालना था, लेकिन झांग वू लांग ने जल्दबाजी करके उसकी पूरी योजना बिगाड़ दी। सच और झूठ का फैसला करने के लिए महारानी तुरंत महान जासूस दी यिंग को बुलाती है। दी यिंग टोकन की जांच करने के बाद साफ बता देता है कि यह वास्तव में नकली है। यह सुनते ही झांग वू लांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछली रात ली जुन शियान ने असली टोकन अपने भरोसेमंद साथियों के पास सुरक्षित रखवा दिया था और अपनी सुरक्षा के लिए उसकी बिल्कुल वैसी ही नकली प्रति बनवा ली थी। अब पूरा मामला पलट चुका था। ली जुन शियान सीधे झांग वू लांग से पूछता है कि आखिर उसे इस टोकन की जानकारी किसने दी, लेकिन झांग वू लांग किसी भी कीमत पर नाम बताने को तैयार नहीं होता। उसी समय महल में राजकुमारी टाइपिंग की एंट्री होती है। वह बिना झिझक कह देती है कि उसी ने झांग वू लांग को इस टोकन की जानकारी दी थी। वह बताती है कि जब उसके सेवकों ने ली जुन शियान के कपड़ों की जांच की थी तभी यह टोकन मिला था। इसके बाद राजकुमारी सीधे महारानी से एक नई मांग रख देती है। वह कहती है कि उसे ली जुन शियान बेहद दिलचस्प लगा है और अब वह उसे अपने महल में रखना चाहती है। लेकिन महारानी बिना एक पल सोचे साफ इनकार कर देती है। उनके अनुसार ली जुन शियान अभी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब महल के बीचों बीच मां और बेटी के बीच ली जुन शियान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। दोनों ही उसे अपने पास रखना चाहती थीं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी दरबार में मौजूद एक अधिकारी मुस्कुराते हुए एक अजीब सा सुझाव देता है। वह कहता है कि ली जुन शियान को बीच में खड़ा कर दिया जाए। महारानी और राजकुमारी दोनों उसकी एक एक बांह पकड़ लें। जो उसे अपनी ओर खींच लेगी वही उसे अपने साथ ले जाएगी। उस अधिकारी की बात सुनते ही ली जुन शियान के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा है या फिर खुद इन दोनों के बीच सबसे बड़ी इनाम की चीज बन चुका है।